गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वॉइस तो समाप्त हुआ, तो आज हम चलते हैं नारेशन। नारेशन का मतलब होता है कथन। नारेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो नैरेट से हुई है। नैरेट का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत। ठीक है। कथन को अंग्रेजी में बहुत से लोग कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। सबका अर्थ कथन ही होता है, ये समानार्थक मीनिंग है। ठीक ना। तो नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में स्टेटमेंट को यानी कथन को दो तरीका से व्यक्त किया जाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपके कथन को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अब समझना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन का मतलब होता है कि जब किसी वक्ता के कथन को, वक्ता, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखे हैं स्पीकर मीन्स वक्ता, बोलने वाले को जो बकबक करता है ना उसको हम क्या कहते हैं? वक्ता। ठीक है। और ऑडियंस में होता है श्रोता, जो सुनने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं श्रोता। तो जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब किसी भी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में अगर व्यक्त करते हैं तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच में जो उसका कथन होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। यहाँ लिखे हैं, और उसके कथन को इन्वर्टेड कॉमा, ये देख रहे हैं ना, के अंदर रखा जाता है। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया, मान लीजिए कि राजा से टू रानी, राजा ने रानी से कहा, हम वहां पर थे तो देखिए कि राजा ने क्या कहा? रानी से कहा आई लव यू, यानी राजा ने कहा रानी से कि मैं आपसे प्यार करता हूं। तो ये राजा जो है क्या है? स्पीकर है। क्या है? स्पीकर है, यानी कि वक्ता है। और इसके कथन को ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखती है। इन्होंने बोला था क्या? आई लव यू। ठीक है। तो जो इसका कथन है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए इस बात को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इनडायरेक्ट स्पीच बता रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को देख लीजिए, अप्रत्यक्ष कथन, कि जब किसी वक्ता के कथन को, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। उसके शब्दों में नहीं, उसी के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है। जैसे मान लीजिए he said to me I am ready, है? तो उसने मुझसे कहा I am ready, मैं तैयार हूं। तो ये जो वाक्य है ना बाहर हो जाएगा, यानी कि आपका इनडायरेक्ट ऐसे नहीं हुआ he told me that he was ready, तो ये आपका क्या हुआ? इनडायरेक्ट। आज से यह सरल समझते हैं। जैसे एक कहानी छोटा सा बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा को हमने बार बार डांट रहे हैं कि देखो बाबू पानी में मत जाओ, पानी में ना जाओ, लेकिन वो चला जा रहा है और उसका पाँव कटा था और चला गया, उसमें और कट गया। तो अब उसको कमेंट के जरिए बोलते हैं, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज अब थोड़ा किसी को बोलते हैं ना कि यही पता कहीं ना तक कहलू कि कहे ना, समझते हैं? यानी कि हम बात को थोड़ा सा घुमा कर बोल दिए, उसी के भाषा को लेकर, मतलब उसके भाव को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त कर दिए। ठीक है। हाँ, तो ये तो इंग्लिश ग्रामर है, हमने थोड़ा सा कमेंट किया, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यही सीखना है। अच्छा, एक रफ वर्क बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। रफ वर्क
वाक्य लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना कि राजा सेड टू रानी और आई लव यू, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताए थे कि जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, यही ना वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, आई लव यू, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम क्या है, इसको और बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी बोल सकते हैं कि जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है उसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो वाक्य डायरेक्ट स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर या जो सब्जेक्ट होता है, जो वक्ता होता है, ये वक्ता जो है ना, वक्ता यही ना हुआ, यानी स्पीकर। कौन है स्पीकर? राजा। तो राजा जो है क्या है, रिपोर्टर हो गया, रिपोर्टर, रिपोर्ट देने वाला। तो रिपोर्ट यही ना दे रहा है, तो रिपोर्ट से ही बना है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सब्जेक्ट होता है वो वक्ता होता है, वह स्पीकर होता है। क्लियर? और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वर्ब होता है, ये कौन वर्ब है, यहाँ पर सेड है ना, ये वर्ब है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वर्ब उपस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? एक बार फिर से, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, नहीं तो उसको रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वर्ब है सेड, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जो सब्जेक्ट है उस वक्ता यानी स्पीकर, इसको रिपोर्टर कहेंगे, और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात आई समझ में? क्लियर? इसको आप लोग रफ वर्क समझ लीजिए, अभी नहीं लिखवाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। समझ में आ रहा है ना? एकदम इसको अच्छा से देख लीजिए। ये सब जो अच्छा आप लोग नोट बनाते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, नोट बनाते हैं अच्छी बात है, ये सब जो लाइनिंग करके देते हैं ना, इसको रैपिड नोट बोलते हैं, रैपिड नोट। डायग्राम जब बनाना, अगर जिस दिन आप लोग सीख लिए, मैथ हो या फिजिक्स हो, कि डायग्राम बनाकर कैसे पढ़ा जाता है, तो जल्दी आप भूल नहीं सकते, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अब ये डायग्राम टाइप के बन गए कि रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे, डायग्राम बना दिया ना यहाँ से, तो आप कहिएगा सर खास कुछ क्या नहीं, सीधा परिभाषा लिखा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया आएगा, और आगे की क्लास में भी अगर आप जाइएगा तो ऐसे ही रैपिड नोट के जरिए पढ़ा जाता है, जो नक्शा बनाकर हर चीज की जानकारी हम रख सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अभी हम लोग डायरेक्ट जाने, इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टर के बारे में जाने। अब हम लोग नरेशन जब सीख रहे हैं तो जाने कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कैसे किया जाता है। यही ना नरेशन में सीखा जाता है कि किसी भी प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कैसे बदला जाए, या अप्रत्यक्ष कथन को प्रत्यक्ष कथन में कैसे बदला जाए। तो इसका टॉपिक है हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे चेंज करें। चलिए तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्यतः दो रूल है। पहला है जो आपका वो जनरल रूल, जनरल रूल, सामान्य नियम, और दूसरा है आपका स्पेशल रूल, स्पेशल रूल। ठीक है,
एक जनरल रूल, जनरल माने सामान्य, स्पेशल माने विशेष नियम ना। जनरल माने सभी में नियम लागू होगा, स्पेशल माने खास के लिए लागू होगा। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे क्या जनरल रूल क्या है भाई। जनरल रूल देखिए, जनरल रूल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन। सेकेंड होता है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि हम नारेशन चालू किए। नारेशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पहले 2 रूल जानना पड़ता है, जनरल रूल, स्पेशल रूल। तो जनरल रूल पर आए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितना? 3 भागों में। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज माने परिवर्तन। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन है क्या। बहुत इसका सिंपल रूल है। ट्रिकी में लोग बताते हैं ना, SON, इसको बना देते हैं 1 2 3। ये आपका ट्रिक हो गया स्पेशल। अब यहां पर देखिए, चेंज ऑफ पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, लिख देते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। दूसरा हो जाएगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो हो गया HIRD, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आपका ट्रिक है। हर बुकों में दिया रहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। रट्टा मत मार लेना, इसको समझना है कि सर हमको तो याद है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई बात समझ में? इसको समझना है कैसे चेंज किया जाता है। वही हाल हो जाएगा, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत, जाल में फंसना मत, फंस जाएगा। रट ले, रटना नहीं है, समझना है। आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, ठीक है? इतने बातों को नोट करिए पहले। चलिए देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पर्सन चेंज करने पर उसका नंबर और केस वही रहता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, यानी कि नंबर और केस वही रहेगा, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था। जैसे हम आपको बोले हैं चेंज ऑफ पर्सन, मान लीजिए एक वाक्य देते हैं, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, ठीक है, यह आपको पास्ट में लेंगे, छोड़िए ना, प्रेजेंट में लेते हैं, सेज, यहाँ भी सेज कर देते हैं, ठीक है। ही सेज टू मी आई एम राइटिंग, उसने मुझसे कहता है कि मैं लिख रहा हूं। तो अब यहां पर जो चेंज करेंगे ही, अब यहां पर देखिए सेज जो लिखा है ना, एक चीज ध्यान दीजिए, हम नहीं बताया आप लोगों को, यहाँ पर जो सेज लिखा है ना, से टू लिखा रहेगा, कहीं सेज टू लिखा रहेगा, कहीं सेड टू लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो टेल हो जाएगा, ठीक है। अगर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो
क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। कब, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। यहाँ ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज नहीं होगा, जो रहेगा उसी को लिखा जाता है। यानी यहाँ लिख देते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, सेड टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, और सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं ना, इसके बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। अच्छी का प्रयोग किया जाता है डैट का। तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट। हम लोग सीख रहे हैं अभी पर्सन ना, तो जब हम पर्सन सीख रहे हैं तो आई कौन सा पर्सन है, इसमें पर्सन देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। लिखे थे ना SO1 1 2 3, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, यहाँ सब्जेक्ट ही, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ही। और जब पर्सन चेंज होगा तो उसके साथ एक्सुलरी वर्ब बदलेगा कि ना बदलेगा, बदलेगा। अब ही के साथ इज मार में क्या लगता है, इज लगता है, तो ही इज क्या लिख देंगे, राइट। आई बात समझ में, क्लियर है? हाँ देखिए, अगर मान लिया लिखा है ही सेज टू अस यू आर राइटिंग, तो अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ही टेल्स अस। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या प्रयोग करना है, डैट का। तो डैट, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन। आ सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, अस, लेकिन ये है कहां, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अस ही तो ऑब्जेक्ट ना है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, हाँ वी होता है। क्या होता है, वी। ठीक है, तो वी आर का लिख देंगे, राइटिंग। ये बात ध्यान देना, अभी ना कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, तो ऑब्जेक्ट अस है तो अस से उतारते हैं। अब ये भी देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है। चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ रहा है ना, नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में पहला बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जैसे वाक्य है ना, ही सेज टू मी, तो ये आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब बना है, किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। शर्त है यहाँ पर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कह रहा है कि अगर यहाँ वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जैसे ये प्रेजेंट में, यहाँ पे देखिए फ्यूचर में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी टेंस वही रहेगा, टेंस वही रहेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा। यानी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि कह रहा है कि सेंस के अनुसार केवल प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। अब जब सेंस आएगा तो प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस वही रहेगा लेकिन प्रोनाउन तो चेंज होगा ना। अब प्रोनाउन चेंज होगा तो आप खुद जानते हैं उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा वो भी चेंज होगा। तो वही लिखे है कि केवल प्रोनाउंस चेंज कर दिया जाता है। प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए हम SON फार्मूला का उपयोग करते हैं। SON मतलब वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे मान लीजिए दिखा रहे हैं कि ही सेज टू मी, तो ही टेल्स मी, इन्वर्टर कॉमा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डैट। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, ये है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट ही है तो ही रखेंगे ना रखेंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंटे में प्रयोग करना है, ही के साथ इज लगाएंगे। ठीक है,
योर है, अब योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। says to me I am your friend है, तो योर क्या है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। अब यहाँ पर इसका केस चलेगा, केस आपको बताएंगे, केस चलेगा और मी का माई हो जाएगा यहाँ पर, माई फ्रेंड। आई बात समझ में? अब यहाँ फ्यूचर है तो इसको भी इसी तरह बदलना, ही विल टेल मी डैट, पर्सन यहाँ चेंज कर देंगे, आई है तो ही हो जाएगा इज, यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार माई फ्रेंड। क्लियर? आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। चेंज ऑफ टेंस में ही देखिए दूसरा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच बदल जाएगा। प्रेजेंट फ्यूचर में था तो नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें बदल जाएगा कि अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो किस में चल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा तो किस में जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटीन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा तो नो चेंज, इसको बदला नहीं जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास